A very good morning to all of you. I hope you all are fine. Today it's 12th of May and you will be very glad to know that we are going to complete this chapter today. Finally, after 7 videos, French Revolution is going to end now. So are you guys happy for this? हिस्ट्री का एक चैप्टर इतना भारी है ना, बट इंटरेस्टिंग था, स्टोरी की तरह ही तो पढ़ना था. अगर आपको कोई भी पार्ट बोरिंग लगा, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, उसको दोबारा पढ़ो, क्योंकि वो बोरिंग लगा इसका मतलब आपको ढंग से समझ में नहीं आया. अगर दोबारा पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा आपको. ठीक है. सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट इफ एनी पार्ट इज फेल्ट एज बोरिंग बाय यू or any part is left or any part is not understood, please tell me. If you want me to repeat any topic, अपनी बुक खोलो, सारे टॉपिक्स देखो, उसमें पूरे चैप्टर के 28 पेजेस चैप्टर इट इज ऑलमोस्ट. जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है वो मुझे टेक्स्ट कर दो आप. हम एक छोटी डाउट वीडियो बना लेंगे, हम जूम कॉल पे शाम को बात कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी ऑन जूम. ओके. So all the options are open to you, but please study sincerely. NTSC जिसको क्लियर करना है, स्कॉलरशिप लेनी है ना, उसको इसी साल से मेहनत करनी है. 10th में जाके सब कुछ नहीं हो सकता है कि आप 9th का भी सिलेबस पढ़ लो, 10th का भी पढ़ लो. एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल. अगर आप अभी से पढ़ के चलो, 9th का सिलेबस यहीं कंप्लीट कर दो इतने अच्छे से, देन इट इज मच मोर वेरी पॉसिबल. ठीक है. तो आप अपने सिलेबस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है. ऐसा नहीं है कि 9th क्लास के बाद जाके आपको ये काम नहीं आएगा. अगर कोई भी आप में से आर्ट स्ट्रीम लेने में भी इंटरेस्टेड है इन 11th स्टैंडर्ड, सो उसको भी ये पढ़ना चाहिए, बाद में भी पढ़ना है. ठीक है. सो जो भी कुछ आपको बुक में दिया गया है वो इम्पोर्टेंट तो है, किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रहेगा. ऐसा मत सोचो कि हिस्ट्री का कोई यूज नहीं आएगा. ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टुडे in this new era are having history, geography, political science as the main subjects. Okay, GK, GS सब जगह आ रही है, तो please don't ignore these subjects, study them sincerely. Now, previous videos में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? Women revolution हमने देख लिया था कि women का बहुत important part था in the revolution. They were not given much importance by the people earlier. उनको ज़्यादा लोग importance नहीं देते थे, इसलिए उनको पॉलिटिकल क्लब्स में एंट्री भी नहीं दी थी. हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब दैट वाज लेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसमें भी विमेन की एंट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी. तो विमेन ने क्या किया था? खुद के क्लब्स ओपन किए थे, ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स टू डिस्कस एंड टू पुट ऑन देयर व्यूज. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लब का नाम मैंने क्या बताया था? द सोसाइटी फॉर रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. ठीक है. उन्होंने राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल किया. वाई? बिकॉज इन 1791 with the constitution which was made, declaration of rights of man and citizen, उसमें विमेन को राइट टू वोट नहीं मिला था, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को मिला था. और विमेन किस में आ रही थी? पैसिव सिटीजन्स में. सो women struggled for the right to vote, and when did they got the right to vote? 1946. रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, हमने पढ़ा था. इट ऑक्यूपाइड स्ट्रिक्ट लॉ, स्ट्रिक्ट कंट्रोल. तो उन्होंने क्या कर दिया था? जब 1793 में रॉबेस्पियर की सरकार आई, उन्होंने विमेन पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करवा दिया था. दिस वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. बट एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को हमने पढ़ा जिनका नाम था ऑलम डी गाउश. शी एक्चुअली रोट 1791 में उन्होंने लिख दिया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन. आप कैसे सिर्फ मैन लिख रहे हो? हम भी तो सिटीजन है ना फ्रेंच सोसाइटी के. सो व्हेन शी फेल्ट दैट होल ह्यूमन सोसाइटी वाज बीइंग इग्नोर्ड, जब उन्हें लगा कि पूरी ही औरत की जो सोसाइटी है उसको इग्नोर कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या लिखा? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन. तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए हु रोट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन एंड विमेन? ऑलम डी गाउश. ठीक है. When did she wrote it? In 1791 only. Okay. 1793 में जब उन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने उनके पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करवा दिया था, तब उन्होंने रॉबेस्पियर को क्रिटिसाइज भी किया कि ये गलत है, आप हमसे हमारी पावर्स ऐसे नहीं ले सकते हो. वी हैव द राइट
to form our own political clubs. ये पूरा women का पार्ट था, समझ में आया आप लोगों को? और रेवोल्यूशन तो हम पूरा पढ़ ही चुके हैं, that in 1791 फ्रांस became the constitutional monarchy. 1792 में नई असेंबली इलेक्ट हुई, कन्वेंशन, ओके, और 1792 में रिपब्लिक बन गए. 1793 में लुइस 16 को मार दिया गया. हेड कौन आ गया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. 1793 to 94 was termed as reign of terror. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाई थी. 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गिलेटिन कर दिया. गिलेटिन वाज द प्रोसीजर बाय विच द पर्सन वाज एग्जीक्यूटेड और वाज गिवन डेथ सेंटेंस. ठीक है, ये सारा हो गया. उसके बाद क्या है? डायरेक्टरी. कैसे कि फिर से सब सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था. जिनको था वो क्या चूज करते थे? 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और वो क्या चूज करते थे? 5 मेंबर्स दैट कंस्टिट्यूटेड डायरेक्टरी. अब फ्रांस को कौन रूल कर रहा था? डायरेक्टरी. क्लियर? अब देखो लास्ट टॉपिक, abolition of slavery. What is slavery? When we forcefully force a person to do some work. Okay, जब हम किसी को जबरदस्ती बंदी बना लेते हैं और बाय बॉन्डेज उससे काम कराते हैं, उसे बोला जाता है स्लेवरी. अगर आप अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे हो, दैट इज नॉट स्लेवरी. यू आर वर्किंग एज अ वर्कर. बट इफ यू आर फोर्स्ड टू डू दैट वर्क, बहुत कम पैसे में आपसे जबरदस्ती अगर कोई काम कराया जाए जो आप पे एज टॉर्चर प्रूव हो रहा हो, उसे क्या बोला जाता है? स्लेवरी. तो पूरी फ्रेंच सोसाइटी में स्लेवरी खत्म कैसे की गई उस पे बात हो रही है. ठीक है, और फाइनली खत्म हुई या नहीं हुई ये भी डिस्कस करना है. आई होप द टॉपिक इज क्लियर कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. जो स्लेवरी थी, लोगों को बंदी मजदूर बना दिया जाता था जबरदस्ती, उनकी विश के अगेंस्ट, दैट वाज स्लेवरी. उसको कैसे खत्म किया गया ये पढ़ रहे हैं. अलग अलग पार्ट को पढ़ रहे थे. जैसे हमने पहले पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस किया, देन हमने विमेन का पार्ट देखा. अब स्लेवरी के एंगल से भी एक बार फ्रेंच सोसाइटी को देख रहे हैं. ठीक है, नाउ कम टू द स्लेवरी पार्ट. द कॉलोनीज इन द कैरिबियन. कैरिबियन इज द रीजन. अटलांटिक ओशन के अंदर एक मेडिटेरेनियन सी है, कैरिबियन सी. ठीक है, उसके आसपास की जो कॉलोनी है दैट आर नोन एज कैरिबियन रीजन. Mostly this part is of America. Okay. The colonies in the Caribbean. Colonies मतलब कुछ part. Caribbean region में कुछ part जो था that proved to be the colonies. कोई एक particular area हो जाता है, उसको colony बोल देते हैं. The colonies in the Caribbean, Martin, Guadeloupe and San Domingo. These 3 important colonies. Repeat it with me. Martin, Guadeloupe and San Domingo. These 3 were very important colonies in the Caribbean region. क्यों important थी? क्योंकि यहाँ से टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, इनका ट्रेड होता था. ये जो एरियाज थे, these were important suppliers of these items. ठीक है, ये अमेरिका का जो रीजन है, कैरिबियन रीजन, this lies in Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशन के इस एरिया में से कुछ चीजों का ट्रेड होता था, व्यापार होता था. किन चीजों का? शुगर, टी, कॉफी, इंडिगो, टोबैको एक्सेट्रा. ठीक है, इन चीजों का व्यापार हो रहा है वहां से, तो यानी लोगों को फायदा हो रहा है. लोग व्यापार करना चाहेंगे और पैसे कमाना चाहेंगे. अब यूरोपियन इस रीजन में जाके काम करना नहीं चाहते थे. यूरोप के जो पीपल थे, यूरोप कॉन्टिनेंट के, दे वर रिलक्टेंट टू गो एट दिस प्लेस एंड वर्क. यूरोपियंस इस जगह पे जाके काम नहीं करना चाहते थे. तो अब क्या किया जा रहा था? इससे क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ लेबर. कि यहाँ से ये चीजें मिल तो सकती हैं हमें, ये आइटम्स हम ट्रेड कर सकते हैं, बट लेबर ही नहीं है. लेबर नहीं होगा तब तक ये सारी प्लांटेशन कौन करेगा, कटिंग कौन करेगा, पैकेजिंग कौन करेगा? तो ये सारा काम तो लेबर का है. सो शॉर्टेज ऑफ लेबर आ गई. शॉर्टेज ऑफ लेबर आ गई तो अब लेबर कहीं से जबरदस्ती लाया तो जाएगा.
क्योंकि जो बिग बिजनेसमैन है उनको तो अपना प्रॉफिट देखना है, उन्हें ये नहीं देखना कि कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता है, या कोई बेसिक राइट्स हैं सिटीजन के, आप उन्हें उनके विश के अगेंस्ट नहीं ला सकते। ये सब मायने नहीं रखता था बिग बिजनेसमैन के लिए। दे वांटेड टू यील्ड देयर ओन प्रॉफिट, दैट्स इट। ओके, सो दिस स्टार्टेड द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का क्या मतलब है? इट एस्टैब्लिश्ड अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। इसको ध्यान से समझना। यूरोप के जो बिग बिजनेसमैन या मर्चेंट्स हैं वो इसी ट्रेड से पैसा कमा रहे थे, लेकिन यूरोपियंस जाना नहीं चाहते अमेरिका के इस रीजन में फॉर बीइंग स्लेव और फॉर बीइंग वर्कर। तो अब ये यूरोपियंस क्या कर रहे थे? अफ्रीका के कोस्ट पे जाते थे। अफ्रीका के कोस्ट पे जाके वहां से बोट्स में अपनी स्लेव्स भरते थे अफ्रीकन कॉलोनीज से। They used to bring people from African colonies. अफ्रीका में भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। They wanted some enough money to get their food, basic food, और इसी चीज़ के लिए उन्हें फोर्स करके टॉर्चर किया जाता था। तो जब यूरोपियंस वहाँ नहीं जाना चाहते थे तो यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे, जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी, वो क्या करते थे? अफ्रीका के कोस्ट पे जाते थे। अफ्रीका के कोस्ट पे जाके वहां की बोट्स में स्लेव्स को भरते थे एंड वो अटलांटिक ओशन के थ्रू होते हुए कहाँ आ जाते थे? कैरिबियन रीजन। तो ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो गया। अमेरिका से फिर वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? यूरोप में, क्योंकि वो मर्चेंट्स वहीं के थे। फिर दोबारा से जब सीजन आएगा तो ये क्या करेंगे? अफ्रीका जाएंगे, स्लेव लाएंगे, अमेरिका लाएंगे, फिर प्रॉफिट कहाँ? यूरोप। दिस मेड द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, that the merchants from Europe did not have labor from Europe. Europeans were reluctant to go there. So what they did, they forcefully made slaves from Africa and they carried them to America by Atlantic Ocean to the Caribbean region. ठीक है? Bordeaux and Nantes. Bordeaux and Nantes दो important port cities थी। Port cities क्या होती हैं? जो भी रीजन ओशन के पास लगता है, जहाँ पे शिप्स आके अपना सामान डीलोड करते हैं या यहाँ जहाँ से सामान लोड होके दूसरे पार्ट्स में जाता है, उन्हें बोला जाता है पोर्ट सिटीज। हिंदी में आपने बंदरगाह भी सुना होगा। ओके, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस, एक जट्टी टाइप में होती है जहाँ पे शिप्स आ रहे हैं दूसरे रीजन से, सामान एक्सपोर्ट करके जा रहे हैं, या फिर जहाँ से यहाँ आपकी कंट्री में से सामान लोड होके कहीं और जाए शिप्स में। These are known as port cities. So the most important port cities were Bordeaux and Nantes. अगर ये MCQ में पूछा जा सकता है, two important port cities of the French society, Bordeaux and Nantes. अब इशू है स्लेवरी का। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान में सबको राइट्स दिए जा रहे थे, आज़ादी के, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव, तो जब ये सब मिल रहे थे तो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने बात की कि क्या ये राइट्स उनके लिए भी होने चाहिए जो फ्रेंच सब्जेक्ट्स कहीं और है। फ्रांस के कुछ लोग तो बंदी बन के भी जाते थे, स्लेव्स बन के। यूरोपियंस रिलक्टेंट थे, बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं जाते थे, कुछ लोग जाते थे, जिंदगी की ज़रूरत थी, बेसिक फूड चाहिए, बेसिक क्लोथ चाहिए, बेसिक हाउसिंग चाहिए। तो जो कुछ लोग जाते थे, क्या ये स्लेव्स बन के जो लोग जा रहे हैं उन पे भी ये कानून होंगे, लागू होंगे? कौन से कानून? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू से, क्या ये जितने भी अधिकार हैं ये उन फ्रेंच स्लेव्स पे भी लागू होंगे जो यहाँ से दूसरे देश में काम करने जा रहे हैं? सिटीजन्स तो वो भी फ्रांस के हैं, तो उनको भी अधिकार तो मिलने चाहिए। नेशनल असेंबली में बहुत टाइम तक ये डिबेट होती रही कि क्या ये जो अधिकार हैं ये उन फ्रांस के सब्जेक्ट्स पे भी लागू किए जाने चाहिए या नहीं। ठीक है, फिर फाइनली क्या हुआ, बोले कि लागू कर दो। 1794 में एक ऐसा कानून आया जिसमें स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया कि आप जबरदस्ती बंदी बना के फ्रेंच सिटीजन्स को नहीं ले जा सकते।
they had their freedom to life, they have their freedom to speech and expression, you cannot force them. ये रूल कब आया? 1794. पहली बार अगर पूछा जाए आपसे, the first time when slavery was abolished in French society, it was 1794. लेकिन ज्यादा दिन तक चली नहीं एबॉलिशन. 10 साल बाद 1804 में राजा बन गए थे, किंग आ गए थे, डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर, मैंने आपको बताया था, नेपोलियन बोनापार्टे. ही रूल्ड द फ्रांस सोसाइटी नाउ. तो 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्टे किंग बने तो उन्होंने वापस से स्लेवरी को शुरू कर दिया. ठीक है, स्लेवरी में दो ही चीजें सबसे ज्यादा, 2-3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मेन स्लेव्स को कहाँ से लाया जाता था? अफ्रीका से. क्यों? क्योंकि यूरोपियंस नहीं जाना चाहते थे. कुछ यूरोपियंस जाते थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाते थे, बट सम पार्ट. उसके बाद मेजर कमोडिटीज कौन सी थी जिनका ट्रेड होता था? इंडिगो, कॉफी, शुगर एक्सेट्रा, टोबैको. नाउ मेन पोर्ट सिटीज कौन सी थी? बॉर्डेक्स एंड नेंटेक्स. फर्स्ट टाइम स्लेवरी कब अबॉलिश हुई? 1794. 1804 में वापस स्लेवरी ले आए. कौन वापस स्लेवरी ले आए? नेपोलियन बोनापार्टे. नेपोलियन बोनापार्टे के बाद फाइनली लास्ट में सब हमेशा के लिए स्लेवरी कब अबॉलिश हुई? 1848. This was the NTSC question once, that when was the slavery finally abolished in French society? फाइनली कब खत्म हो गई? जिसके बाद आई ही नहीं, 1848. फर्स्ट टाइम कब खत्म हुई थी? 1794. लॉ बना था 1794 में खत्म की, लेकिन 1804 में नेपोलियन ने दोबारा से स्टार्ट कर दी थी. लेकिन फाइनली कब एंड हो गई? 1848 में. उसके बाद से फ्रेंच सोसाइटी में स्लेवरी का रूल्स नहीं आए. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. हैव अ लुक फॉर 5 सेकेंड्स. नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन द चैप्टर इज ओवर. I hope the topic is clear to all of you. The next topic is everyday life after the revolution. रेवोल्यूशन अब खत्म हो चुका है. फ्रांस का रेवोल्यूशन था ही क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्टेड हेड चाहते थे, बेसिक फंडामेंटल राइट्स चाहते थे. हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी थी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय रोस्यू, मार्टिक्यू ने लिखा था, मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था? स्पिरिट ऑफ लॉज. ठीक है, और जॉन लॉक ने क्या लिखा था? 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. ये सारी बुक्स, इनमें क्या बेसिक था? आइडिया ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी, कि सिटीजन्स को न्याय मिलना चाहिए. फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्ड स्टेट का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते रहे. यही तो सब नहीं चाहते थे वो लोग.
Are you getting my point? This was not the idea. The idea was to get justice and liberty for people. कि laws बनाओ, सबको equally treat करो, discrimination मत करो, basic food available कराओ. These were the demands. So यही चाहते हुए जब 1789 में Bastille को उन्होंने the Bastille that stood for the despotic power of king, जब उसे तोड़ा गया, उसके साथ सेंसरशिप को भी तोड़ दिया गया. What was censorship? जब आप अपनी मर्जी से कुछ कंटेंट को, कुछ भी आप लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वो ना कर पाओ, गवर्नमेंट उस पर रोक लगा दे, कट कर दे, दैट इज नोन एज सेंसरशिप. 1789 से पहले ओल्ड रिजाइम में, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हो उससे पहले ओल्ड रिजाइम जो फ्रेंच सोसाइटी थी, उसमें क्या होता था कि जब तक राजा की परमिशन आपको नहीं मिलेगी तब तक ना आप अपनी मर्जी से अपने व्यूज रख सकते हो. यू डिड नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू डिड नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. जब तक राजा आपको परमिशन नहीं दे सकता, आप अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स नहीं लिख सकते, बुक्स नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट हेल्ड मीटिंग्स. दिस प्रोसेस वाज सेंसरशिप. लेकिन जब 1789 में बेस्टाइल को स्टॉर्म किया तो सेंसरशिप को भी खत्म कर दिया. उसके बाद लोगों को क्या मिल गया था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब फ्रेंच सोसाइटी में लोग क्या फील करते हैं वो कह सकते थे, अपने व्यूज को प्रोपगेट कर सकते थे, लोगों तक पहुंचा सकते थे. सबसे बेसिक ह्यूमन राइट जो लोगों को चाहिए होता है. आज आप इंडिया में सरवाइव कर रहे हो, एक बार एक कंडीशन सोच के देखो कि आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले लिया जाए, आपको राइट ना हो कि आप कुछ भी बोल सकते हो. गवर्नमेंट के अगेंस्ट जैसे ही बोला आपको पकड़ के जेल में कर दें. सी हाउ टफ सिचुएशन इट वुड बी. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अ वेरी बेसिक फंडामेंटल राइट्स, ये फ्रेंच सोसाइटी के लोगों को मिल गया था. इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में आप कुछ भी इस्टेब्लिश करवा सकते हो, अपने व्यूज को लिख सकते हो. अगर कोई भी इवेंट जो गवर्नमेंट ने किया है आप उससे एग्री नहीं करते तो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो. हमारी मीडिया क्या करती है, अगर गवर्नमेंट का चैनल है तो उसकी अच्छाई दिखाती रहेगी, वो अलग चीज है. लेकिन मीडिया का क्या रोल होता है, प्रेस का क्या रोल है कि इफ गवर्नमेंट इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग और एनी बैड स्टेप हैज बीन टेकन अप, या गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है, तो वो सारी चीजें सिटीजंस को बताना किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रेस की. तो पहले जो फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था तो किंग क्या करता था, अपनी बुराइयां कभी भी लोगों के सामने नहीं आने देते थे. जो भी ये करेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाता था. बट नाउ व्हेन द पीपल गॉट द फ्रीडम ऑफ प्रेस they can criticize the views of government. वो लोग सरकार की निंदा कर सकते थे. ठीक है, इसके बाद पीसफुली लाइफ जीने लगे लोग. लेकिन 1804 में मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे क्या बन गए? हेड बन गए. शुरू में जब ये राजा बने ना तो लोगों ने सोचा था अच्छा काम करेंगे, लिबर्टी के लिए काम करेंगे. लिबर्टी क्या थी? इफ यू हैड द राइट टू डू एनीथिंग यू विश टू, आपकी जो भी इच्छा है जब आपको वो करने का अधिकार हो उसे बोला जाता है लिबर्टी. तो जब 1804 में ये किंग बने तो लोगों ने सोचा था दैट ही विल गिव अस द बेसिक राइट्स, ही विल गो विद द आइडिया ऑफ लिबर्टी, ये कुछ गलत नहीं करने वाले. लेकिन लोग बाद में wrong proof हो गए. He saw himself as the modernizer of Europe. उन्होंने बोला मैं यूरोप में ऐसे काम करूंगा कि यूरोप को एक मॉडर्न लुक दे दूंगा. ठीक है, जब लोग ओवर कॉन्फिडेंस में काम करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ गलत काम भी होते हैं. तो जब उन्होंने स्टार्ट किया ये जर्नी कि मैं मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप हूँ, उन्होंने बहुत सी चीजें की. He started a uniform system of weights and measures.
अगर आप हिस्ट्री में देखोगे ना तो पहले हर एरिया में डिफरेंट एरिया हैड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेट्स। 1 किलो का मतलब यहाँ पे 1000 ग्राम्स है, उसी 1 किलो का मतलब फ्रांस में जाके 900 ग्राम्स हो सकता है। तो इससे क्या होता था, मर्चेंट्स को ट्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, प्रॉफिट ढंग से नहीं मिल पाता था। सो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, फ्यूडल प्रिविलेजेस को इन्होंने बंद किया, लेकिन पीपल फिर से स्टार्ट करने लगे प्रैक्टिसिंग देम। स्लेवरी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, हमने बात की थी। तो पहले स्टार्टिंग में तो पीपल्स को लगा था कि ये लिबर्टी लाएंगे, बेसिक फंडामेंटल राइट्स लाएंगे, बट ही बिकेम अ मिलिट्री डिक्टेटर। स्ट्रॉन्ग लॉज पास करने लगे, लोगों को सप्रेस करने लगे, बट समथिंग गुड वाज डन, दैट ही स्टार्टेड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये कब हार गए? He was defeated at Waterloo battle. Waterloo is the place. Waterloo battle at 1815. Finally, in 1815, in the Waterloo battle, he was defeated. So, if the question comes that when was the Napoleon Bonaparte finally defeated? In 1815. In which battle was Napoleon Bonaparte defeated? Waterloo battle. Okay. When did Napoleon Bonaparte became the king of France? 1804. What was the title he gave himself? He gave to himself modernizer of Europe. क्या अच्छा काम उन्होंने स्टार्ट किया था? He introduced a uniform system of weights and measures. ठीक है, अब ये सब जो फ्रांस में था, फ्रांस में लोग इक्वालिटी चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, जस्टिस चाहते थे, वो फाइनली मिल रहा था। बार बार हार भी रहे थे लोग, जैसे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर से भी उम्मीद की थी बट नहीं मिल पाया। तो बार बार हारते हुए भी फाइनली फ्रांस के लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट सब मिल चुके थे। और जो फ्रांस में हो रहा था वो सिर्फ फ्रांस के लोगों के लिए बेटर नहीं था, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप को एक नई प्रेरणा मिल रही थी अपने से लड़ने के लिए। उस टाइम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर इन कॉलोनीज, हमें भी बंदी बनाया हुआ था अंग्रेज सरकार ने, तो इंडिया को भी इंस्पिरेशन मिल रही थी दैट वी शुड स्ट्रगल फॉर अवर फ्रीडम। जो मेन 2 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी जो सीख रही थी फ्रेंच सोसाइटी से या बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी इंडिया में, वो थी टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए द 2 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया व्हिच डिराइव्ड द मोस्ट ऑफ द इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन वर टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ, लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने जस्टिस, अपने लिबर्टी के लिए जो लड़ाई लड़ी, जिसमें वो हारे नहीं, बार बार स्ट्रगल करते रहे, ये लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी, इंडिया के लिए भी प्रेरणा बनी। एंड नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आया है, कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, कैसे रिपब्लिक बना और कैसे फिर से एक मिलिट्री डिक्टेटर आ गए। पूरे फ्रांस के सिस्टम को हमने पढ़ा है फ्रॉम 1774 टू 1815। ठीक है, 1848 में स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी कंप्लीटली। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे वो टॉपिक मैसेज कर दो, शाम को जूम कॉल पे बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसके नोट्स दे देती हूँ, आज नोट्स कंप्लीट कर लो। टुमारो आई विल गिव यू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स दैट यू हैव टू राइट फॉर दिस चैप्टर। उन क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस भी करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स लिख लेते हैं, रटते जाते हैं। रटना नहीं है, आप भूल जाओगे एक टाइम के बाद। आई विल डिस्कस द आंसर्स विद यू सो दैट आप उनको याद रखो और जब एग्जाम में लिखना हो तो आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझ के खुद से आंसर फॉर्म कर पाओ। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।